नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार वर्मा एक बार फिर से आपके सामने फिज़िक्स टॉपिक को लेकर आया हूं। जैसा कि मैं बता दूं आपको, तो ये यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हों, चाहे आईआईटी के हों, चाहे नीट के हों, ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाई स्कूल का स्टूडेंट हो तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर क्लास 12 की है, आईआईटी की हैं, नीट के हैं, एनडीए के हैं, तो ऐसे चीज़ों की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो भी आपके लिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हम चैप्टर को क्या बता रहे हैं कि प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण तथा अपवर्तन का नियम। इस चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल हैं उन न्यूमेरिकल को मैं आपके सामने विथ थ्योरी के साथ आपके सामने रखूँगा। जैसे क्या थ्योरी होती है, कैसे रखा जाता है न्यूमेरिकल को, वो न्यूमेरिकल आपको कितने इजी लगेंगे और कितने हार्ड हैं भी, कितने कठिन न्यूमेरिकल को हम कितने इजी फॉर्म में सीखेंगे, इसी चीज़ को इस वीडियो में मैं बताया हूँ। दोस्तों, वीडियो आपको लाइक करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए बताते हैं पहले हम थ्योरी पे। और देखिए, जो भी न्यूमेरिकल है, मैं श्योर हूँ कि क्लास 12 के और क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए हर एक एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आने हैं। तो इसलिए इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से सीखिए और न्यूमेरिकल पूरे के पूरे क्लियर कीजिए। देखिए, हमारा जो है प्रकाश का अपवर्तन और गोलीय दर्पण, ये किन चीज़ों पर डिपेंड करता है? ये दो चीज़ों पर। एक होता हमारा क्या, अवतल दर्पण, और एक होता हमारा उत्तल दर्पण। इन्हीं चीज़ों से इसके न्यूमेरिकल बनते हैं और उनके न्यूमेरिकल को हमको सॉल्व करना है। अब ये अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में पूरी थ्योरी हम आपको बताएंगे और कैसे आपको सीखना है इसके बारे में समझिए। ये होता है आपका अवतल दर्पण, और इसके मिड पॉइंट में होता है पोल, जिसको आप ध्रुव कहते हैं और जिसको आप पी से दर्शाते हैं। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट होता है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा जाता है जिसका नाम हम ए बी भी रख सकते हैं, जिसका नाम हम, चलो यहाँ पर मैं कोई एक मोमबत्ती रख देता हूँ जिसको बना के दिखा देता हूँ आपके सामने, ताकि वो चीज़ें आपके सामने रखी रहेंगी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये कोई मोमबत्ती है। ठीक है, अब यहाँ से जो प्रकाश की किरणें निकलती हैं, वो प्रकाश की किरणें, एक बार ये मुख्य अक्ष है आपका दोस्तों, ये मुख्य अक्ष है, थोड़ी सी थ्योरी में लूँगा, मुख्य अक्ष है, और प्रकाश की जो किरणें निकलती हैं तो एक बार मुख्य अक्ष के समांतर ली जाती हैं। जब ये प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर अवतल दर्पण को टकराती हैं तो वहाँ से उनका क्या होता है, परावर्तन होता है। परावर्तन के बाद, यानी मैंने एक बिंदु लिया दर्पण पर जिसका नाम हमने ए रख दिया, मिरर के भाग को M1 और M2 रखा, और यहाँ से ये प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद ये ऐसे मुख्य अक्ष को किसी बिंदु पर काटते हुए जाती हैं। मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं उसे हम फोकस बिंदु कहते हैं। दोस्तों, मुख्य अक्ष से कुछ दूरी पर एक बिंदु होता है जिसको हम लोग कहते हैं वक्रता केंद्र, जिसका नाम हम रखते हैं C, और यहाँ पर हम इस ऑब्जेक्ट को O डैश के नाम से समझते हैं। फिर जब प्रकाश की दूसरी किरण डाली जाती है, वो प्रकाश की किरण हमेशा किससे, वक्रता केंद्र से डाली जाती है। जब ये प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से होकर जाती है और दर्पण पे टकराती है तो वो बिंदु B हमने ले लिया, ये दर्पण B पर, और टकराने के बाद पहले प्रकाश की किरणें इस तरह से आई और टकराने के बाद स्वयं उसी मार्ग में वापस लौट जाती हैं, और यहाँ से मैंने जब प्रकाश डाला तो ये प्रकाश इधर गया। ये दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे को परावर्तन के बाद, ये प्रकाश की किरणें, दोनों किरणें एक दूसरे को परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटती हैं वहीं पर हमारा एक वैल्यू आता है जिसको हम लोग कहते हैं I और I डैश। इस बिंदु को हम I डैश मानते हैं। अब I डैश से मुख्य अक्ष पर हम लोग लंब खींचते हैं। क्या खींचते हैं? लंब। और यही हमारा क्या होता है, इस वस्तु का क्या होता है, इस वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। O डैश का प्रतिबिंब I डैश के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, ये चीजें आपको समझना जरूरी था। क्या समझना जरूरी था कि, तो समझना ये जरूरी था कि डायग्राम में हम क्यों डायग्राम आपके सामने लाए हैं, अभी आपको पूरी तरह से डिटेल्स में समझ में आ जाएगा। ये इसलिए बनाया गया कि वो चीज़ें मैं आपको समझा सकूं। देखिए, अब यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट भी तैयार हो गया। ये एक आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पर आपका इमेज रेड पेन से मैं बना दिया हूँ, इमेज दिख रहा है। तो इनकी डिस्टेंस, यहाँ पर एक वक्रता केंद्र है, यहाँ पर एक पॉइंट फोकस बिंदु है। तो इन बिंदुओं का क्या मतलब है दोस्तों, किसी दिन मैं इनका UBF में संबंध भी सिद्ध करा दूंगा, लेकिन फिलहाल मैं आज न्यूमेरिकल कराने वाला हूं जो ऑफलाइन क्लास में बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। ठीक है,
और वीडियो आप लोग अच्छे से देखिए और शेयर भी किया कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपके व्हाट्सएप हो, आपके टेलीग्राम कोई चैनल हो तो उस पर आप शेयर कीजिए, आपके हर एक जगह फेसबुक वगैरह पर आप शेयर कर दिया कीजिए। और हमारे फेसबुक पेज पर आप जाके हमको फॉलो भी कर दीजिए, आर.के. वर्मा मैथ स्पेशल करके, या आर.के. वर्मा इंस्टीट्यूट डालेंगे तो भी हो जाएगा। तो दोस्तों आपको समझना सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है कि यहाँ से ये बिंदु एफ, ये बिंदु आई, ये बिंदु आई और यहाँ बिंदु ओ आया है, इनकी दूरियों को हम कैसे क्या करें, इनको हम कहाँ से क्या मानेंगे। कुछ लोग समझ नहीं पाते कहाँ से कहाँ तक की दूरी को यू कहा जाता है, कहाँ से कहाँ तक की दूरी को वी कहा जाता है, कहाँ से कहाँ तक की दूरी को आर कहा जाएगा। मतलब यहाँ पर किसी भी डिस्टेंस को कोई निर्धारित नहीं कर पाता कि कौन सा यू है, कौन सा बी है, कौन सा एफ है और कौन सा आर है। तो चलो आज मैं इस चीज़ को आपके सामने पूरी तरह से निचोड़ के रख दूंगा, बस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहो दोस्तों। कभी भी इन सब बिंदुओं की जो एफ, आई, सी और ओ हैं, इनकी डिस्टेंस लेने हो तो दर्पण के फोक यानी कि दर्पण के जो ध्रुव होते हैं, पोल जो होते हैं, उसी पोल से इनकी डिस्टेंस को हमेशा काउंट किया जाता है या मेजर किया जाता है। हमेशा डिस्टेंस कहाँ से लिया जाता है दोस्तों? हमारे ध्रुव से लिया जाता है, पोल से, दर्पण के पोल से, दर्पण के ध्रुव से। और दर्पण का ध्रुव ये है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, एफ तक की दूरी, इसको हम कहते हैं फोकस दूरी, जिसको हम लोग स्मॉल एफ से दर्शाते हैं दोस्तों। अब यहाँ से हमारा आई है, प्रतिबिंब, इमेज की दूरी को हम 20 से दर्शाते हैं, इसीलिए P से I तक की दूरी को हम लोग 20 से दर्शाते हैं। फिर ये आ जाता है C, वक्रता केंद्र। P से C तक की जो दूरी होती है वो स्मॉल r या कैपिटल R से आप दर्शा सकते हो, जिसे हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं, कार्वेचर रेडियस कहते हैं दोस्तों, ठीक है। फिर यहाँ से P से O तक की जो दूरी होती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? वस्तु की दूरी कहते हैं। ये वस्तु की दूरी हो गई। ये क्या होगी? वस्तु की दूरी होगी। यू आपकी वस्तु की दूरी होगी। फिर आपको समझना क्या है, इसमें सबसे बड़ी बात बता दूं, अभी दो चीजें इसमें बची हुई हैं। एक तो बचा है कि वस्तु की लंबाई, एक आपका है वस्तु की लंबाई, एक आपका है वस्तु की लंबाई, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की लंबाई, एंड आपका प्रतिबिंब की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई एक आपकी है प्रतिबिंब की लंबाई, जिसको आप लोग कहते हैं लेंथ ऑफ इमेज। वो चित्र में कहाँ है मेरे दोस्तों? ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है, लोगों को समझ नहीं पाते लोग कि यहाँ पर प्रतिबिंब की जो लंबाई कहती है वही वी को लोग समझते हैं। नहीं मेरे भाई, ये साइज की बात होती है। जैसे मैं अगर आपसे कोई वस्तु कहता हूँ, यही मैं कोई वस्तु लिया और इससे इस वस्तु पर मैंने इधर से प्रकाश डाला, तो प्रतिबिंब हो सकता है, ये मेरे पास वस्तु है, हो सकता है प्रतिबिंब इसका जब बनना हो तो ऐसे बनना हो, तो ये लंबाई जो होती है, ये लंबाई, ये प्रतिबिंब की लंबाई होती है। अर्थात मैं अगर आपसे कहूं तो ये वाली जो लेंथ है, इसी को हम लोग प्रतिबिंब की लंबाई कहते हैं दोस्तों। अर्थात आई डैश जो चित्र में आपको दिख रहा होगा वो हमारा प्रतिबिंब की लंबाई कहलाता है, और ओ डैश जो है वो वस्तु की लंबाई कहलाएगा। ये ओ डैश जो है वो आपको वस्तु की लंबाई बताएगा। तो इस तरह से चीजों को आप समझने की कोशिश कीजिए कि जो ओ डैश है, आई डैश है, ये वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई के अंतर्गत लिया जाता है, ना कि आई डैश को कभी भी आप बी नहीं कह सकते हो, और ना कभी भी ओ डैश को आप कभी भी यू कह सकते हो मेरे दोस्तों। इनको हम मान सकते हैं हाइट के रूप में h1 मान सकते हैं, इसको हम h2 मानते हैं और इसको h1। पहले वस्तु आता है, ऑब्जेक्ट आता है, इसीलिए h1, बाद में प्रतिबिंब बनती है तो h2 हो जाती है। बात इतनी समझ में आई। एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि अब यहां पर हमें दूरी जो ली जाती है, ये यू वी जो भी लिया जा रहा है, ये किस साइन के साथ लिया जाएगा, पॉजिटिव या निगेटिव के साथ। तो दोस्तों मैं वो भी आपको क्लियर कर रहा हूं। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जब आप कोऑर्डिनेट पढ़े होंगे तो कोऑर्डिनेट में एक बिंदु होता है जिसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। इस मूल बिंदु के अनुसार ये चीजें होती हैं, इधर की चीजें पॉजिटिव ली जाती हैं, इधर की चीजें पॉजिटिव ली जाती हैं, तथा इधर की चीजें क्या होती हैं, निगेटिव, और इधर की चीजें जो ली जाती हैं ये भी निगेटिव। तो इसी के अनुसार, जिसको हम लोग फिजिक्स में भी कहा जाता है चिन्ह परिपाटी का नियम, तो चिन्ह परिपाटी का नियम के अंतर्गत इसको देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी निगेटिव, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निगेटिव, यहाँ से फिर सी तक की दूरी निगेटिव, फिर पी से लेकर ओ तक की दूरी निगेटिव, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव कौन हो रहा है? ये वाला डिस्टेंस ही पॉजिटिव हो रहा है, जिसको आप लोग क्या कहते हो, h1 के नाम से जानते हो, जो वस्तु की लंबाई होती है। तथा ये प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की लंबाई आपकी निगेटिव ली जाएगी दोस्तों। प्रतिबिंब अवतल दर्पण में प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा, लेकिन कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन आ जाती है कि प्रतिबिंब ऊपर बनने लगता है, यानी ऊपर की तरफ, तो ये प्रतिबिंब कभी कभी पॉजिटिव भी लिया जा सकता है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गया। अब मैं आपको बताता हूं क्या, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में भी
क्या क्या चीजें फिर से समझिएगा। पी से एफ तक की दूरी को हम लोग एफ, पी से आई तक की दूरी को हम लोग वी, थोड़ा जगह कम होने की वजह से, पी से सी तक की दूरी को हम लोग आर से दर्शाते हैं, और पी से ओ तक की दूरी को हम लोग यू से दर्शाते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर आपको समझना है, अगर हम अवतल दर्पण का यूज कर रहे हैं, किसका, अवतल दर्पण का यूज कर रहे हैं भाई, तो सभी के सभी चीजों को हम निगेटिव लेंगे। अगर हम यही चीज अवतल की जगह पर हम उत्तल दर्पण का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये चीजें एफ पॉजिटिव, वी भी पॉजिटिव, आर भी पॉजिटिव, सिर्फ और सिर्फ ये निगेटिव हो जाएगा, यू सेम वही रहेगा, निगेटिव हो जाएगा। ऐसा क्यों आपके दिमाग में होगा सर, ऐसा क्यों कि यू को निगेटिव लिया गया? बाबू इसलिए यू निगेटिव लिया जाएगा कि जो ये वस्तु यानी कि यहाँ पर जो दर्पण है, दर्पण के हमेशा बाएं तरफ हम वस्तु को रखते हैं। दर्पण के बाएं तरफ से ही हमेशा वस्तु से प्रतिबिंब या प्रकाश डाली जाती है। यानी वस्तु हमेशा दर्पण के बाएं तरफ रख के हम हमेशा प्रकाश डालते हैं। तो इसीलिए ये हमेशा जो चिन्ह परपाटी नियम हमने आपको समझाया, तो ये बायां आपका लेफ्ट हो जाएगा और ये आपका राइट हो जाएगा। तो यहाँ लेफ्ट में हमेशा यू हमेशा लेफ्ट में रखा जाएगा, तो हर हालत में निगेटिव ही आएगा। बात ये समझ में आ गई? तो इतनी चीज़ अगर आपको समझ में आती है तो इस चीज़ को हम मिटाते हैं और कुछ फार्मूले, उस फार्मूले को आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम कुछ फार्मूले के बारे में बात करेंगे। जैसे अगर हमें f बराबर देखना हो तो f बराबर एक फार्मूला होता है r/2, यानी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। मीटर में दिया होगा यूनिट, तो मीटर में यूनिट लिखिएगा। अगर जो भी यूनिट दिया होगा उस यूनिट को उसी रूप में लिखिएगा। एक ये हो गया। दूसरा होता है कि 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u, जो कि आपका ये रिलेशन बिटवीन यू बी एफ कहलाता है मेरे दोस्तों। और ये रिलेशन बिटवीन कार्वेचर एरिया, कार्वेचर रेडियस ऑफ कार्वेचर एंड फोकस डिस्टेंस हो जाएगा, फोकस दूरी के बारे में। तो इन दोनों फार्मूलों को मैं अलग रखता हूँ इधर कहीं, f बराबर r/2 और 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। तो इस तरह से आपके ये दो फार्मूले मैं इधर कर दे रहा हूँ। ठीक है मेरे दोस्तों, चलो अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं और पहले न्यूमेरिकल के साथ में इस क्वेश्चन को हम लगाएंगे। ठीक है, देखिए पहला न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है कि 24 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या। देखिए मेरे पास बुक है, उस बुक से मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ, नोट करने की जरूरत नहीं है मुझे, आप सब नोट कर लीजिएगा, मैं इतने से लो बोलूंगा। 24 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 3 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी है। मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। देखिए अब प्रश्न में क्या पूछा है, प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है। तो प्रतिबिंब की स्थिति निकालने के लिए प्रतिबिंब का तो दूरी निकालना पड़ेगा कि कितनी दूरी पर, दर्पण से कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। जब तक आप दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी नहीं निकाल पाओगे तब तक आप ये नहीं समझ पाएंगे कि कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, दर्पण के आगे बनना है या दर्पण के पीछे बनना है। ठीक है दोस्तों, तो चलो मैं देखता हूं। सबसे पहले कह रहा है 24 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, r बराबर 24 सेंटीमीटर दिया है। हमारा अवतल दर्पण है, यहाँ पर अब हमें साइन में माइनस लेना पड़ेगा। दिख रहा, छोटा तो नहीं दिख रहा है, पूरा ये साइज पूरा दिख रहा है इधर। चलिए ये दे दिया। अवतल दर्पण के सामने 3 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी मोमबत्ती जो आपकी है अवतल दर्पण के जस्ट सामने। चलो एक बार मैं फिर से फिगर को आपके सामने बनाते हुए दिखाऊंगा। इमेजिन करूंगा कि आपका फिगर इस तरह से है, इससे कितनी दूरी पर, सी यहाँ होता है, और ये कितनी दूरी पर है, 24 सेंटीमीटर की दूरी पर है। और वस्तु आपका जो है अवतल दर्पण के सामने 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो अवतल दर्पण के सामने 3 सेंटीमीटर, तो कहीं ना कहीं यहीं पर वस्तु होगा, जिसको हम लोग O और O' से दर्शाते हैं दोस्तों। तो इस तरह से इसका इजेक्ट मैं बता रहा हूँ आपको, इजेक्ट इसका डायग्राम। अब यहाँ से आप अगर प्रकाश डालेंगे तो कुछ प्रकाश ऐसे होके जाएगा, ठीक है, यहाँ से नहीं होके, और दूर से होके जाएगा, और दूर से होके जाएगा, कुछ इधर से होके जाएगा। दूसरी जब प्रकाश डाली जाती है तो वो कहाँ से डाली जाएगी, दूसरी प्रकाश आप क्या डालेंगे कि वक्रता केंद्र से होके जाए। जब वक्रता केंद्र से होके जाएगा तो कुछ इस तरह से, देखिए अगर माप के बनाया जाता तो ये दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को ऐसे काटेंगे और यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो ऐसे डायग्राम बनने के चांसेस हैं, इसी तरह के डायग्राम बनते हैं। ठीक है, नाप के बनाया जाता तो पूरी तरह से स्केल वगैरह से तो सही से बन जाता है। चलिए फिलहाल मैं यहाँ पर सिर्फ आपको काल्पनिक तरीके से बनाने की कोशिश किया हूँ, और वो फिर भी अपने आप में करेक्ट है। सिर्फ आप अगर स्केल के जरिए मिलाते तो सीधा सीधा मिलता, बस और कोई बात नहीं है। चलिए
अब u बराबर दिया कितना है, -3 सेंटीमीटर। पहले हम b ज्ञात कर लें। हम कौन सा फार्मूला लगाएं भाई, ये तो फार्मूला लगा सकते हैं, लेकिन इसी फार्मूले में b आता है। अब इस फार्मूले में b निकालने के लिए हमें क्या क्या मालूम होना चाहिए, u भी मालूम होना चाहिए, f भी मालूम होना चाहिए। तो यहाँ तो सिर्फ u मालूम है, f तो मालूम ही नहीं है। तो f निकालने के लिए हमको कौन सा फार्मूला, ये चाहिए। तो हम सबसे पहले लिखेंगे सूत्र f बराबर r/2। r का मान कितना है, -24/2, 2 12 24 -2 12 सेंटीमीटर। ये f का मान आ गया, यानी फोकस दूरी आपकी आ गई। फोकस दूरी कितना आ गया, -12 सेंटीमीटर। तो आप लगाएंगे 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। अब आपको v निकालना है तो इसको रोक लो और इसको इधर भेजो, तो 1/f माइनस 1/u बराबर 1/v हो जाएगा। 1/f का वैल्यू कितना मेरे दोस्तों, -12 सेंटीमीटर, प्लस माइनस कर देते हैं अभी, -1/u। u का वैल्यू कितना है, -3 बराबर 1/v हो जाएगा। दिख रहा है इधर, मिटा सकते हैं ये सब। चलिए अब इस तरह से अगर देखा जाए तो ये माइनस ऊपर जाएगा, -1/12 हो जाएगा, और ये माइनस और इस माइनस का मल्टीपल होकर +1/3 हो जाएगा, और 1/v। अगर आप 12 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो गया, 12 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 12 ही होगा। 12 से 12 को कैंसिल करेंगे तो 1 बढ़ जाएगा, और 3 चौक के 12 यानी 4 हो जाएगा, 1/v। अब इतना तो आपको आता होगा एलसीएम वगैरह लेने। 4 में से 1 गया, 3/12 हो जाएगा, 1/v। 3 चौक के 12 हो जाएगा, तो मैं इसको मिटा रहा हूं। तो 1/v बराबर 1/4 आया, तो v बराबर 4 सेंटीमीटर। अब बात मेरी ध्यान से समझिए, अवतल दर्पण है दोस्तों, अवतल दर्पण है, लेकिन प्रतिबिंब आपका कहां बनना है, 4 सेंटीमीटर। वस्तु जो मोमबत्ती है वो मोमबत्ती आपकी रखी हुई है कितनी दूरी पर, फोकस बिंदु से कितनी दूरी पर रखी हुई है, फोकस बिंदु नहीं, दर्पण से कितनी दूरी पर, 3 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। और आपका प्रतिबिंब जो है वो 4 सेंटीमीटर की दूरी पर तथा प्लस में बनना है। तो मेरे दोस्तों प्लस में आया, प्लस में बनेगा तो बताइए वो प्रतिबिंब इधर बनना चाहिए या प्रतिबिंब इधर बनना चाहिए। तो दोस्तों प्लस में जा रहा है तो प्रतिबिंब इस साइज में बनेगा, और कितनी दूरी पर, 4 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। तो इस बात से क्या पता चला कि जो प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब आपका कैसा होगा, दर्पण के पीछे होगा। तो प्रतिबिंब की लंबाई b बराबर 4 सेंटीमीटर आया, और इसकी स्थिति, अगर हमसे स्थिति पूछा है तो स्थिति के लिए हम लोग दोस्तों क्या कहेंगे, दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे कहां पर हो जाएगा, दर्पण के पीछे। ऐसा क्यों मैंने कहा दर्पण के पीछे, क्योंकि ये आपका प्रतिबिंब की जो डिस्टेंस आई है, ये जो डिस्टेंस आई है वो 4 सेंटीमीटर पॉजिटिव आया है, और पॉजिटिव आने के लिए आपको इस दाईं वाली लाइन पे चिन्ह परपाटी नियम के अनुसार अगर आप देखते हैं तो चिन्ह परपाटी नियम के अनुसार इस वाली लाइन पे जाएंगे तब पॉजिटिव पाएंगे। तो यानी 4 सेंटीमीटर, और दर्पण तो आपका इस तरह से रखा हुआ है, आगे से आप प्रकाश डाल रहे हैं, तो ये दर्पण का पिछला भाग हुआ कि नहीं, तो ये दर्पण के पीछे बनेगा। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। एक क्वेश्चन मैं इसी पे करा के इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहे हैं, अभी ऑफलाइन क्लास मुझे लेना दोस्तों। बाकी मैं कंटिन्यू करूँगा इस चैप्टर को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कम से कम आप वीडियो को लोगों में शेयर कर दिया कीजिए। जितने से ज़्यादा आप सिर्फ एक ही अपना एक कदम बढ़ाइए मेरे साथ दोस्तों, कि कम से कम वीडियो को आप शेयर कर दीजिए। चैनल पर हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।